हेलो। अच्छा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इतनी जल्दी, क्यों लाइक टीओए लिटरली हमारा आखिरी पेपर है, अब क्यों कर रहे हो? तो सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके अंदर सिर्फ एक छुट्टी है। अम, उसके अंदर आप एक दिन के अंदर ट्यूरिंग मशीन्स कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बड़ा सिंपल एल्गोरिथमिक काम है कि अच्छा आपने ये करना, फिर ये करना, और ये आपका सवाल हो गया। जबकि पंपिंग लेमा के अंदर सवाल टू सवाल काफ़ी चीज़ें वेरी कर सकती हैं। आई फील लाइक ये ज़्यादा थियोरेटिकल टॉपिक है और अक्सर लोगों को ये अटेम्प्ट करना नहीं आता। प्लस कुछ लोगों को लाइक कंसेप्चुअली ही नहीं पता पंपिंग लेमा क्या है। कुछ लोग अभी भी इसको कोई टेस्ट समझ रहे हैं, जबकि ये एक प्रॉपर्टी है इन लैंग्वेजेस की। तो मैं बस इसलिए भी था कि पेपर से एक दिन पहले आपको समझ नहीं आनी थी, ठीक है। और रिसेंटली मैंने अभी भी अपने लिए क्लियर किया है, और मैं भी नहीं चाह रहा कि मैं पेपर से एक दिन पहले 1 घंटे की पूरी वीडियो की सेगमेंट खाली पंपिंग लेमा पे लगाऊं और एंड पे थोड़ा सा थका हुआ टीयरिंग मशीन के ऊपर मैं टाइम लगा दूं। तो वो अवॉइड करने के लिए ये इतनी जल्दी आ रहे हैं। अच्छा, तो अब इस वीडियो में हमने मोस्टली एग्जांपल्स ही करनी है, लेकिन बस एक ही छोटा सा हिस्सा है थ्योरी का, ताकि आपके आगे वाली बातें समझ आ जाएं, ठीक है। तो बड़ी सिंपल बात है ये यही है कि रेगुलर लैंग्वेजेस बाय डेफिनेशन वही होती हैं जिनका कोई डीएफए एग्जिस्ट करता है। और ये हमने बड़ी पहले बात करी हुई है, मेड 1 का आपको पता है, इसमें कुछ इतनी मुश्किल बात नहीं की। तो अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका डीएफए होगा। तो एक ये लैंग्वेज लिया, एक रेगुलर लैंग्वेज है, BAA, यहाँ पे इवन है, प्लस उसके आगे एंड पे बी आ रहा है, राइट। बस बोलना नहीं आ रहा किस तरह से मैं कंसाइसली बोलूँ, खैर सामने ही है, इतना मुश्किल नहीं समझना। ये आपके राइट साइड पे उसका डीएफए बना हुआ है, 5 स्टेट्स हैं, वेरी सिंपल। कि बी पहला आता है, अगर बी नहीं आया तो आप एक परमानेंट डेड स्टेट पे चले जाते हो। उसके बाद आपके पास अगर ए आ गया है तो दूसरा ए आना चाहिए, वरना आप डेड स्टेट पे चले जाओगे। और आप ये लूप जितनी मर्जी बार करना चाहते हो कर लो, और उसके बाद बी पे आ जाओ। और अगर उसके बाद दूसरे बी के बाद कोई सिंबल आता है तो फिर से डेड स्टेट कर दो, क्योंकि ये सिंबल एक्सेप्ट नहीं होगा इस लैंग्वेज में। तो इस लैंग्वेज के अंदर कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, BB, BAAB, BAA, AAB, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? अब मैं ना इसके अंदर से बस एक स्ट्रिंग पकड़ने वाला हूँ जिसकी लेंथ ना इसकी स्टेट से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि एक डीएफए अगर आपके पास है ना, उसके अंदर आपके पास लेट्स से स्टेट्स हैं 4। वैसे यहाँ पर 4 ही करना था, ठीक है। अगर मैं एक बड़ी सिंपल भी लैंग्वेज लूँ ना, जिसके अंदर हर बार आपको डिफरेंट जगह पे लेके जा रहा है, लेट्स से कि ये लैंग्वेज खाली जीरोस पे डिफाइंड है और ये बस बताती है कि डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, तो इसके अंदर इस तरह से 4 स्टेट्स हो जाएंगे। और आप नोट करो कि मैं कोशिश करूँ कि हर बार जब भी ट्रांजिशन आए ना, मैं किसी यूनिक स्टेट पे जाऊँ, लेकिन एक पॉइंट तो आएगा जिसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, मैं किधर जाऊँ, स्टेट्स ही ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे किसी ऑलरेडी विजिटेड स्टेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और वो पॉइंट तब आएगा जब आपकी स्ट्रिंग की लेंथ आपकी स्टेट्स के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 स्टेट्स हैं और 4 एरोज़ हैं, तो अब मेरे पास चॉइस ही नहीं रही, कोई और रास्ता ही नहीं रहा कि मैं कोई ऐसा एरो ड्रॉ कर सकूँ जो किसी नई स्टेट पे जा रहा हो। इसी प्रॉपर्टी को बस ये थोड़ा फॉर्मली डिस्क्राइब करते हैं कि एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू एन ऑलवेज रीविजिट्स सम प्रीवियसली विजिटेड स्टेट। इसीलिए हम पंपिंग लेमा के अंदर हमेशा बात कर रहे होते हैं सफिशिएंटली लॉन्ग स्ट्रिंग्स की। हम छोटी स्ट्रिंग्स इसलिए नहीं पकड़ते। आप लोग सोचते होंगे कि यार मैं खाली AAB क्यों नहीं लिख देता, मुझे APBP वगैरह करके क्यों लिखना पड़ता, तो उसकी ये वजह क्योंकि P या N जो है वो आपकी पंपिंग लेंथ होती है, और पंपिंग उससे आने वाला है, ठीक है, ये वो अमाउंट ऑफ स्टेट्स। अब वो एक स्ट्रिंग हमने पकड़ लिया जिसकी लेंथ ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ स्टेट्स इन द डीएफए है। वैसे मैं इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर इससे छोटी स्ट्रिंग भी पकड़ सकता था, क्योंकि इसके अंदर हमारे सामने ये बना इस तरह से हुआ है कि ये कम सिंबल्स के ऊपर भी रिपीट कर रहा है स्टेट्स को। ये आप इसको अगर आप करो AA, तो ये पहले Q डेड पे जाएगा और A से फिर से एक विजिटेड स्टेट पे आ जाएगा। तो इसके अंदर इतना मुश्किल नहीं है कोई स्टेट रिविजिट कराना, लेकिन जनरली जब हम बात कर रहे होते हैं तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में, तो हमें गारंटी नहीं होते। इससे कम में हो सकता है, N से कम में हो सकता है, लेकिन N के बाद हमें पक्का पता होता है। बकाया लैंग्वेजेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि N से पहले कोई स्टेट रिविजिट हो रही हो। जैसे ये एग्जांपल अभी हमने लिया है जिसके अंदर इज़ डिविजिबल बाय 4 वाली एग्जांपल, इसके अंदर
एग्जैक्टली जब 4 होती हैं तो ही लूप बनता है। तो अगर आप जनरल बात करना चाहते हो, जो हम करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर इसलिए हम नंबर ऑफ स्टेट्स के रिलेटिव बात कर रहे होते हैं। अब इसी स्ट्रिंग को मैंने ना बड़ा सिंपल डीकम्पोजिशन की है कि मैंने यू को मैंने कह दिया बी सिंबल है, जो मुझे उस लूप के स्टार्ट पे आने तक चीज़ लगी है उसको मैं कहता हूँ यू, और जो एक्चुअल लूप है वो वी है। ठीक है, इन स्ट्रिंग्स के ऊपर लूपिंग हो रही है कि ये आना है ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे उसके बाद वापस एंड पे पहुंचने के लिए, एक फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए। अब मैं इसकी डीकम्पोजिशन v इक्वल्स 4a w b भी कर सकता था, वो भी वैलिड है, उसमें भी कोई मसला नहीं। इसी तरह से मैं u इक्वल्स b डबल a v इक्वल्स डबल a w इक्वल्स b भी कर सकता था। इसकी काफ़ी डीकम्पोजिशन एग्जिस्ट करती हैं, सारी वैलिड है। लेकिन जो हमारे लिए ये चीज़ रेलेवेंट है ना, वो ये पंपिंग वाली क्वालिटी है कि आप किसी भी होल नंबर के साथ की पावर रख लो ना वी की, तो आपको जो स्ट्रिंग मिलेगी वो एक वैलिड स्ट्रिंग मिलेगी इस लैंग्वेज की। और ये बड़ी इंट्यूटिव बात है, क्योंकि अगर आपके पास एक लूप की ऑप्शन है, आप वो लूप ना लो, आप सीधा ब्रेक कंडीशन पे आ जाओ, तो ये पावर ज़ीरो वाली वही वाली बात है। ओके, इसके अंदर एक छोटी सी बस गलती थी, यहाँ पे पावर m लिखी होनी चाहिए, मैंने n लिखी हुई थी पहले। तो यही है लिखा हुआ कि आप किसी भी होल नंबर की पावर डाल दो v की, मतलब जितने अमाउंट ऑफ टाइम्स आपने करना है, 0 करना है, 1 करना है, 2 कर लो, जितनी भी मर्जी लूप्स लेने हैं ले सकते हो, और आपको एंड पे एक वैलिड वर्ड ही मिलेगा। अब पंपिंग लेमा इसी से डिराइव्ड है। यही अब जो भी हमने बात की, ये पंपिंग लेमा ही था, ये उसके पीछे की थ्योरी थी बस। तो सबसे पहला जो इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ एल इज़ रेगुलर देन फॉर ऑल सफिशेंटली लॉन्ग स्ट्रिंग्स। तो ये जो सफिशेंट लेंथ की बात है ना, वो यही वाली बात है कि अगर कोई स्ट्रिंग ग्रेटर देन एन है, कोई लाजमी कोई लूप हो रहा होगा, कोई स्टेट रिविजिट हो रही है तो लूप एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास Q1 और Q2 वाला लूप एग्जिस्ट करता था। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये कंडीशन 1 को भी एक मिनट छोड़ देते हैं, कंडीशन 2 और 3 पे देखते हैं। तो कंडीशन 2 तो यही है कि बस लूप के अंदर कम से कम कोई एक लेटर तो होगा ना, कोई ट्रांजिशन हो, मिनिमम लूप अगर हो भी रहा है तो वो एक ही स्टेट के ऊपर खुद पे हो रहा होगा, सेल्फ लूप लगा होगा कि लाइक सिंगल ए का फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वी जो है, जो सिंबल्स हैं जिसके ऊपर लूप हो रहा है, कम से कम कोई एक सिंबल होना चाहिए, मतलब लूप एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरी वाली बात वही है कि आप जितनी मर्जी बार लूप न ले लो। अब जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो है पहली वाली बात कि इस स्ट्रिंग के अंदर अगर लूप होगा, जो कि अगर वो n से ज़्यादा तो लूप होगा, तो वो जो उस लूप में इन्वॉल्व स्टेट में जाने का रास्ता और लूप की जो पहली इटरेशन है, वो दोनों n स्टेट्स के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। मैक्सिमम वो n स्टेट्स लेंगे, ठीक है। तो हम इस चीज़ को का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बकाया तो ये वाली लाइक बहुत सिंपल सी बात है, वैसे ये भी सिंपल है। वो यही है कि जैसे यहाँ पे मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं u इक्वल्स बी ए करके v इक्वल्स डबल ए और w इक्वल्स b भी कर सकता था, मतलब यूँ कर सकता था मैं कि मैं इसको ये कर दूँ और यहाँ पे ये ख़त्म कर दूँ, ठीक है। अब ये भी वैलिड है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से कुछ हो रहा है ना कि u और v की लेंथ टोटल स्टेट से ज़्यादा या उसके बराबर है, जो कि इस केस में 5 है, तो ज़्यादा ही होगा। इस ज़्यादा अच्छी एग्जांपल होगी अगर मैं इस तरह से कर दूं, अगर मैं वर्ड चेंज कर दूं यहाँ पर, अगर इस तरह से है तो लाजमी है कि क्योंकि स्टेट्स तो यहीं पे ख़त्म हो गई थी, तो लूप अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ तक ही लूप मतलब लूप वाली एलिमेंट्स यहाँ पे आ गई होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं ना, वो लूप की वजह से ही आ रही होंगी, तो हम उनको तो इस वर्ड के लिए एक ज़्यादा मिनिमल भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती होगी, वो इस तरह की होगी। ये बस बात है। तो उस वाली बात को बस फॉर्मली डिस्क्राइब यहाँ पे किया हुआ। खैर, ये तो उसके पीछे की बस थोड़ी सी थ्योरी थी। आपको बस ये तीन कंडीशंस याद होनी चाहिए, क्योंकि अब हम हर जगह वही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जब इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किस तरह से कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, सबसे पहले जो भी सवाल होएगा ना, अगर आपसे पूछा हुआ है कि एल रेगुलर नहीं है तो प्रूव करो, तो हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। आपको पहले ही पता ही होगा
कि हम अस्यूम कर लेते हैं कि एल रेगुलर है। अगर एल रेगुलर है तो बाय द पंपिंग लेमा इसके अंदर तमाम जो स्ट्रिंग्स हैं ना जिनकी लेंथ एन से ज़्यादा है वो पंपेबल होंगी। तो अगर हम कोई एक भी स्ट्रिंग ऐसी निकाल सके ना पूरी लैंग्वेज के अंदर से जो रेगुलर ना हो, जो पंपेबल ना हो, तो फिर हमने प्रूव कर दिया कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो पॉइंट 2 में हम यही करते हैं कि हम एक स्ट्रिंग ऐसी चूज़ करते हैं जिसको हमें देख के शक हो रहा होता है कि इसको हम पंप नहीं कर सकते, मतलब हम इसके ऊपर ये फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ये ट्रू वायलेट हो रही है कहीं किसी एम के लिए। हम कोई ऐसी स्ट्रिंग चूज़ करते हैं उस लैंग्वेज में से और फिर हम दिखाते हैं कि देखो यार कंडीशन 3 तो कहती है कि लैंग्वेज का हिस्सा होगी, लेकिन जो मैंने पंप किया लैंग्वेज का हिस्सा नहीं था। तो इस तरह से हम प्रूव कर लेते हैं और एंड पे कंक्लूजन हो जाती है कि देखो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। अगर कॉन्ट्रडिक्शन आई है तो कोई गड़बड़ हुई होगी और वो गड़बड़ यही हो सकती है कि हमारी असम्पशन गलत है। ठीक है, तो यही एक कॉमन स्ट्रक्चर होएगा हर सवाल के अंदर। अब पहले वाले सेक्शन में काफ़ी सवाल बहुत इजी हैं, सुनने में ट्रिवियल लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको लाइक सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैं उसी के ऊपर पहले आ जाता हूँ, फिर हम आएंगे कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो जो सबसे बेसिक किस्म की लैंग्वेज है कि प्रूव करो कि ये रेगुलर नहीं है और वो बस आपको AN-BN वाली लैंग्वेज दे देंगे। तो प्रूव यूजिंग द पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस दैट L इज़ नॉट रेगुलर, ये सवाल है आपका। अब आपको पता ही है कि हम इसके अंदर कहते हैं कि बी नहीं आ रहे वगैरह, लेकिन उसके पीछे की थ्योरी क्या, उसको फॉर्मली कैसे लिखना, तो उसके ऊपर आते हैं। तो हर सवाल का पहला स्टेप हमेशा ये होगा कि हम फॉर्मली कहेंगे लेट अस अस्यूम कि L1 रेगुलर है। अगर वो रेगुलर है तो उसका कोई DFA एग्जिस्ट करता होगा। अगर वो DFA एग्जिस्ट करता है तो उसकी कोई फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्टेट्स होंगी, उनको हम नाम दे देते हैं N। ठीक है, और उसकी बेसिस के ऊपर हम इस नंबर की लिहाज से हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं जो कि बाय डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज इसके अंदर एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि इसके अंदर एज और बीज बैलेंस्ड है। वो हम चूज़ कर लेते हैं AN-BN, और ये N वही वाला है कि DFA के अंदर स्टेट्स कितने हैं। अब ये हमने चूज़ कर लिया स्ट्रिंग। अब हमने बस प्रूव करना है कि स्ट्रिंग पंपेबल नहीं है, मतलब ये उन 3 कंडीशंस में से किसी एक को वायलेट करती है, कुछ इस तरह का मसला। मतलब वही वाली बात है। ठीक है, हो गई बात है। खैर, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं। अब काफ़ी लोग AN-BN वगैरह की जगह ना मैंने देखा है AA-BB करके लिख रहे होते हैं, या AAA-BB करके लिख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ N इज़ इक्वल्स टू 3। मुझे वो लाइक इतना कन्विंसिंग नहीं लगता पर्सनली। मेरा ख्याल है बेहतर है कि आप इस तरह से एक्सपैंड करके डॉटेड नोटेशन यूज़ करके शो कर दो कि N अमाउंट इस तरह से। खैर, तो बस इस विजुअलाइजेशन का सिर्फ मकसद है कि हमें पता हो कि A और B क्या है, और N कोई जनरल चीज़ है जो इसके DFA, कोई भी अगर DFA एग्जिस्ट करता है उतनी अमाउंट है। मैं इसीलिए उसको डिस्करेज करूँ क्योंकि उसके अंदर आप अगर आप 2, 3 वगैरह फिक्स कर देते हो तो हो सकता है कि जैसे कि लेट्स से मैं कहता हूँ N = 1, तो अब कुछ केसेस मिस हो जाएंगे। इस लैंग्वेज में नहीं होंगे, लेकिन किसी और लैंग्वेज में हो सकता है। तो ये कुछ मसले आ जाते होते हैं। खैर, आगे जाके जब हम N-1 वगैरह रखेंगे ना अपने पावर के अंदर, तब हो सकता है। तो बेहतर है कि आप जनरल बात ही करो इन टर्म्स ऑफ N, क्योंकि हम बात ही उस DFA के बारे में कर रहे हैं कि अगर उसका DFA एग्जिस्ट करता है तो N उसकी अमाउंट ऑफ स्टेट्स होंगी, और मैं इस लैंग्वेज में से चूज़ कर रहा हूँ इस तरह की। और इसकी वजह यह है कि इसकी जो पहली वाली कंडीशन है वो यही कहती है, नंबर ऑफ स्टेट्स की टर्म्स में बात कर रही होती है कि UV की लेंथ लेस देन इक्वल टू N होएगी। तो बेहतर है कि हम उसकी टर्म्स में रहें। खैर, अच्छा, अब ये हमारे पास स्ट्रेंथ है। अब अगर हमने प्रूव करना है ना कि ये पंपेबल नहीं है, हमें करना ही होगा, हमने प्रूव करना है कि x = UVW, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं है UVW का जो पंपिंग लेमा की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। तो हम पहली 2 कंडीशंस पे खाली फोकस करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किन पोटेंशियल सोल्यूशंस के साथ खेल रहे हैं। तो हमें पहली 2 कंडीशंस ये कहती हैं कि UV < = N होएगा और V < 0 है। तो मतलब अगर V < 0 है तो UV भी < 0 होगा। तो UV की वैल्यू 1 से N की रेंज में कहीं है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर एक पहला हिस्सा होगा ना, हम उसको एक पार्टीशन की तरह डील कर सकते हैं कि UV की जो पार्टीशन बन रही है स्ट्रिंग की, या विंडो कह लो, वो किस साइज़ की हो सकती है। अब वो N की भी हो सकती है, N-1 की भी हो सकती है, N-2 की भी हो सकती है, अप टिल 1 बाय द फर्स्ट 2 कंडीशंस। तो ये हमारे पास तमाम पॉसिबल विंडोज़ आ गई हैं जो कंडीशन 1 और 2 को सेटिस्फाई करती हैं।
हम कोशिश क्या कर रहे थे, हम कोशिश करते कि UVW का सोल्यूशन शो करें कि कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें पहले तो कि ओबीडियंट कुछ कैंडिडेट्स मिल गए हैं, अब हमने ये चेक करना है कि क्या इनमें से कोई एक भी तीसरे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हमें कोई एक भी मिल जाए ना विंडो ऐसी जो तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो फिर हमारा प्रूफ यूजलेस था, हमने कुछ प्रूफ नहीं किया, हमने प्रूफ कर दिया कि पंपेबल है, जबकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रूफ करें देयर एग्जिस्ट नो UVW। और यही कॉन्ट्रडिक्शन होगी कि पंपिंग लेमा कहता है कि एग्जिस्ट करता है और हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं कर सकता। तो अब थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाएं, ये जो विंडो है ना, ये भी एक सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक विंडो ऑफ साइज 2, अगर हम खाली इस वाली पे जूम इन करें, तो इसके अंदर भी हमारे पास U और V की डिफरेंट वैल्यूज़ की ऑप्शंस आ जाती हैं कि हो सकता है U के अंदर कुछ भी नहीं है, V के अंदर दोनों हैं, हो सकता है U के अंदर एक है और V के अंदर एक है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों नहीं है कि U इक्वल्स डबल ए और V इक्वल्स नल है, तो उसकी वजह पहली ये दूसरी कंडीशन है कि V मस्ट बी ग्रेटर देन 0 अमाउंट ऑफ वीज, ठीक है, लेंथ जो भी कहना, ठीक है। अब ये हो गया, इस सारी डिस्कशन का मकसद ये था कि हम फॉर्मली डिस्क्राइब कर सकें मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ये भी है कि अगर डिफरेंट विंडो हो तो उसके अंदर और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोशिश ये है कि ये जो तमाम पोटेंशियल सोल्यूशंस आ रहे हैं ना UVW के, हमने प्रूव करना है कि इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं करता तीसरी कंडीशन को। तो इस पूरी एक्सरसाइज से कि अच्छा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है और हमने मैथमेटिकली डिफाइन करके प्रूव भी कर दी और काफ़ी फॉर्मली डिस्क्राइब कर दी है कि जो भी UV की विंडो होगी ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ A's हो सकते हैं, B's हो ही नहीं सकते, क्योंकि पहला B आता है N कैरेक्टर्स के बाद और UV की लेंथ मैक्सिमम N हो सकती है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का हमें ये फ़ायदा हुआ है। तो अब हम जब बात करेंगे ना कि ये पंप हो सकता है नहीं, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ की UVW की। तो लेट्स से अब हम कहते हैं कि ठीक है, मान लिया कोई UVW एग्जिस्ट करते होंगे और जब आप पंप करोगे वो उस लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करते होंगे। अगर ऐसा है तो सबसे पहले वो होगी क्या स्ट्रेंथ, UV² क्या होगी, AN प्लस लेंथ ऑफ V। अब V जो भी आपकी हम अस्यूम करें कोई V एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम उस V की लेंथ ऐड हो जाएगी। मतलब यही होता है ना जब आप पंप करो कि एक बार लूप आप एक्स्ट्रा बार लेके आ रहे हो। इसी तरह से अगर 3 होता तो 2 बार वो लूप एक्स्ट्रा बार ले रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने बस यहाँ पे प्लस लेंथ ऑफ V लिख दिया। अब अगर ये वर्ड लैंग्वेज का हिस्सा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज N प्लस लेंथ ऑफ V मस्ट इक्वल टू N, लेकिन हमें पता है कि V की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। मैं यहाँ पे इक्वल टू डालना भूल गया था, ये लो, या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। इसको हमारी एक ही असम्पशन थी अभी तक और वो थी कि ये लैंग्वेज का हिस्सा है। उससे हमने बाद में बात की थी कि पंपिंग लेमा कहता है अगर ये लैंग्वेज का अगर ये एक रेगुलर लैंग्वेज है तो UVW जो है ना वो एग्जिस्ट करते होंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हम इस दुनिया में रह के कुछ मैथ करते हैं और हमें नज़र आया है कि अगर हम इन्हीं क्वांटिटीज़ के साथ चलें कि चलो ठीक है UVW के अंदर इस तरह से होएगा, V के अंदर I खाली A सकते हैं, तो हमें नज़र ये आता है कि N प्लस लेंथ ऑफ V इज़ ग्रेटर देन N, जबकि डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज कहती है कि ये वर्ड लैंग्वेज में नहीं हो सकता। तो अब तीसरी कंडीशन वायलेट हो गई है, क्योंकि तीसरी कंडीशन यही कह रही थी कि AN प्लस लेंथ ऑफ V और सॉरी BN को एग्जिस्ट करना लाजमी है। अब मैं थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह ये है कि अब मैं आगे सारी बातें ना मैथमेटिकली कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब हम एक फॉर्मल प्रूफ के अंदर बस हवा में बातें कर रहे होते हैं। तो इस पूरे पहले सवाल का मकसद था कि अगर आपने कोई भी क्लास नहीं ली ना तो आपको अब समझ आ जाए, क्योंकि कुछ सेक्शंस को ये पढ़ाया ही नहीं गया सही से। तो खैर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई और हमें कॉन्ट्रडिक्शन से ये पता चला कि हमारी इनिशियल असम्पशन ख़राब होएगी क्योंकि हमने उसके अलावा कुछ अस्यूम नहीं किया। आगे चलते हैं। अब एक और लैंग्वेज है, वेरी सिमिलर लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर ना अमाउंट तो फिक्स्ड है अभी भी कि A's और B's बैलेंस्ड होने चाहिए, लेकिन अब पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। तो अब BAAB एक वैलिड वर्ड है। इसी तरह से ये जो आपके सामने 3 स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ N, ये सारी स्ट्रिंग्स भी वैलिड है इस लैंग्वेज के अंदर।
जबकि पिछली वाली लैंग्वेज के अंदर ये पहले दो जो वर्ड्स लिखे हैं वो नहीं थे। तो इसका प्रूफ मैं फिर से उसी तरह से तीसरी वाली स्ट्रिंग सेलेक्ट करके कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट एज अ एक्सरसाइज के होता क्या है अगर मैं कोई डिफरेंट स्ट्रिंग यूज़ करूँ। मैं दिखाना चाह रहा था कि अगर हम एक गलत स्ट्रिंग चूज़ कर रहे हैं सो टू स्पीक तो क्या होगा। तो हम उसी तरह से चलते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है अस्यूम कर लिया एल रेगुलर है, उसका डीएफए होगा, उसकी डीएफए की कोई स्टेट्स होंगी, उसको एन नाम दे दिया। अब इन एन स्टेट्स के लिए मैं एक स्ट्रिंग चूज़ करता हूँ ए बी एन, मतलब ये वाला, ठीक है, कि ए बी का रिपीटिंग पैटर्न एन बार आ रहा है। अब मैंने स्ट्रिंग इस बार ये चूज़ किया। अब इसके अंदर मेरे पास जो, अगर मैं उसी तरह से विंडो वगैरह लगाने की कोशिश करूँगा मेरे पास एक मसला आएगा, मेरे से प्रूफ नहीं हो पाएगा। मैं अगर कोशिश भी करूँ ना, मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूँ कि मैं इसको ना दो क्लासेस में बांट लूँ, इनकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को। एक जिसके अंदर वी की लेंथ ऑड है, एक जिसके अंदर वी की लेंथ इवन है। क्योंकि इसके अंदर कोई वो वाला काम नहीं आ रहा है ना कि बीज बाहर हैं एज बाहर हैं, इसके अंदर सारा कुछ ही आ रहा है विंडो के अंदर। तो हम दो ब्रॉड क्लासेस में बांट सकते हैं, जिसके अंदर अगर वीज की लेंथ ऑड है ना तो हमें पता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर बी ए या ए बी करके लिखा होगा। तो अगर ऑड है तो लाजमी है कि कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी से। मतलब मैं ए सब स्ट्रिंग एक लेता हूँ यहाँ से, अगर लेट्स से वी इक्वल्स ए तो अब ए ज़्यादा हो जाएंगे जब मैं अगली बार पंप करूँगा। इसी तरह अगर मैं बी ले लूँ तो अगली बार बी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर ऑड लेंथ है ना तो आपके अंदर वी के अंदर ही ए बी बैलेंस नहीं है, तो अगली बार आप पंप करोगे तो बैलेंस ऑफसेट हो जाएगा। तो ये तो बड़ा ट्रिवियल प्रूफ था। क्लास 2 जो है ना इसकी इवन लेंथ की, इसका नहीं मुझसे प्रूफ हो पाएगा। बल्कि अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और टाइम सोचने पे लगाऊँ ना, मुझे पता चलेगा कि ये तो उल्टा प्रूफ हो गया। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि क्लास 2 के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं UVW के, जिसके ऊपर सारा कुछ पंप हो जाएगा। आप बस कोई भी इवन लेंथ विंडो ले लो, आपको मिल गया। तो पंपिंग लेमा तो यही कहता है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन UVW जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हमने तो उससे ज़्यादा कर दी, हमने तो बता दिया कि सारी एग्जिस्ट करती हैं, जबकि हम उल्टा करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब क्या होगा, क्या अब ये प्रूव हो गया कि लैंग्वेज रेगुलर है फिर, क्योंकि पंपेबल तो है ये स्ट्रिंग। तो इसके ऊपर काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने एक और स्ट्रिंग देखी थी अभी अर्लियर, AN जो हमने पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि ये पंपेबल नहीं है। तो अगर कोई एक भी स्ट्रिंग आपको मिल जाए ना जो जिसके लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती पंपिंग लेमा की, तो प्रूव आपने कर लिया है। चाहे इस लैंग्वेज के अंदर बकाया सारी स्ट्रिंग्स ही क्यों ना पंपेबल हो, खाली अगर एक स्ट्रिंग भी ऐसी हो ना जो पंप नहीं हो सकती, तो ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। खैर, और ये ऑब्वियसली मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा है, वो वाली बात पूरी थ्योरी के साथ, ठीक है। तो हाँ, उसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट था कि अगर इस लैंग्वेज के अंदर तमाम वर्ड्स भी पंपेबल हो ना, तब भी आपने कुछ प्रूव नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं कि लैंग्वेज रेगुलर है। हम पंपिंग लेमा के अंदर जो हम चीज़ देख रहे होते हैं कि आर ऑल द स्ट्रिंग्स पंपेबल। अगर आप प्रूव कर रहे हो ना और ऑल द स्ट्रिंग्स पंपेबल, आपने अभी भी ये प्रूव नहीं किया कि रेगुलर है या नहीं है, आपने बस ये प्रूव किया कि ऑल द स्ट्रिंग्स आर पंपेबल। ज़रूरी नहीं है कि कोई लैंग्वेज है जिसके अंदर हर वर्ड पंपेबल है वो रेगुलर ही हो। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। तो पंपिंग लेमा के साथ आप कभी भी ये प्रूव नहीं कर सकते कि रेगुलर है। अगर आपको कहा जाए ना कि प्रूव करो कि रेगुलर है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका, और वो ये है कि आप उसकी या तो DFA बना दो या रेगुलर एक्सप्रेशन बना दो या कुछ और। तो ये बातें इस वक्त तो बड़ी सिंपल लग रही होंगी, लेकिन जब हम आगे जाके मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस में आएंगे ना, तब ये इन चीज़ों में लोग फंस जाते होते हैं। मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ मुश्किल सवाल कर रहा था जो एंड पे जाके आते हैं, तो उनके अंदर ना उनसे इस तरह की कन्फ्यूजन्स भी हो रही थी कि उनका लाइक दिमाग बिल्कुल आउट हो गया था, क्योंकि वो सवाल थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था उस वक्त हमारे लिए। तो ये भी चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए। तो इस सवाल का सही सोल्यूशन क्या होगा? इस सवाल का सही सोल्यूशन होगा एग्जैक्टली वो जो L1 के लिए हमने लिखा। तो अगर आपसे गलती से गलत स्ट्रिंग उठाई गई है ना शुरू में, तो आपको पूरा सवाल फिर से करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग आपने बड़े गौर से चूज़ करनी है, उसके बारे में सोचना है कि कोई UVW का सोल्यूशन एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। खैर, ये तो सारी थी, मतलब जो बिल्कुल जब आप पहली बार पढ़ रहे होते तो आपको बताया था। तो थोड़ा सा और आते हैं, ये भी वैसे बहुत इजी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्टी बढ़ाते हैं ना। तो इस लैंग्वेज के अंदर है कि जो वर्ड शुरू में ना वही वर्ड आगे हो। तो इसके अंदर
मैं एग्जैक्टली उसी तरह से स्ट्रक्चर रखूँगा कि हम अस्यूम करते हैं फिर द सेक ऑफ क्वाड्रेशन एल रेगुलर है, उसका डी एफ एग्जिस्ट करता होगा, उसका अमाउंट ऑफ स्टेट्स होंगी, उस स्टेट्स की रिलेटिव हमने एक स्ट्रिंग चूज़ कर ली है और अब हमें पता है सफिशेंटली लॉन्ग होगी क्योंकि सफिशेंट लेंथ एन ही होती है जो इसकी पंपिंग लेंथ होती है रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर। तो आगे अब हम एक्चुअल प्रूफ पे आते हैं। तो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखें जिस तरह से हमने पहले वाले को लिखा था, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा। पेंट कहाँ पे, ये रहा, ए ए ए, और ये वाली जो पहला वाला एज का ब्लॉक है ना वो 0 से n तक जा रहा है। इसी तरह बाद में जाके बीज आते हैं, उसके बाद एज आते हैं, फिर से उसके बाद बीज आते हैं। वो आगे वाली बात इररिलेवेंट है क्योंकि हमारी यू वी की जो विंडो है ना वो हमेशा शुरू से शुरू होती है, मतलब 0 से शुरू होगी। मिनिमम वो इधर हो सकती है, दरमियान में भी कहीं हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम वो n हो सकती है। और n के अंदर अंदर खाली आपको एज ही मिलेंगे, वो भी खाली पहले ब्लॉक का। तो ये बड़ा ट्रिवियली हम प्रूव कर सकते हैं कि वी कंटेन ओनली एज बिलोंगिंग टू द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसीलिए जब आप पंप करोगे ना आपके साथ कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो यू वी स्क्वायर डब्ल्यू इक्वल्स ए एन प्लस लेंथ ऑफ वी, और हमें पता है कि लेंथ ऑफ वी इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारी डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, जबकि पंपिंग लेमा कहता है कि लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करेगा। ये आगे हमारी कॉन्ट्रडिक्शन और ये बात खत्म हो गई। तो अभी तक हमने जो सवाल किए बहुत इजी थे, और अक्सर लोग जब पंपिंग लेमा के बारे में सोचते हैं वो इस तरह के सवालों की बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन इस में ना कभी कभी, वैसे ये भी बड़ी इजी एग्जांपल है, हम थोड़ा आगे इससे अगली वाली से एक्चुअल काम शुरू होगा। लेकिन इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है कि हमें एक लैंग्वेज दी हुई है, इसके अंदर एज की अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होएगी, और बीज और सीज की अमाउंट जो भी हो सकती है, जितनी मर्जी रखनी है रख लो, लेकिन आपस में बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम किस तरह से स्ट्रिंग्स चूज़ कर सकते हैं? अब एक तो सबसे पहले दिमाग में आता है ठीक है यार ए एन बी एन सी एन कर लो, लेकिन उसके अंदर मसला ये आता है कि एक वैलिड विंडो एग्जिस्ट करती है जो पंपेबल होगी। तो ए ए ए बी 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 सी सी सी, तो इस तरह से आगे जाता जाएगा सी तक, राइट? कुछ यूँ हो रहा होगा। और ये हो गया आपके पहले n कैरेक्टर्स, ये हो गया आपके 0 और ये 2n और ये 3n, ठीक है? इस तरह से आपकी स्ट्रिंग है। तो अब आपके पास एक विंडो यहाँ पे बन रही है यू वी की, जिसके अंदर आप v इक्वल्स a रख लो, u इक्वल्स नल रख लो। अब आप इसको पंप अप कर लो तो ये खाली एज इंक्रीज़ करेगा। तो एज इंक्रीज़ करने से किसी चीज़ के साथ बैलेंस ऑफसेट नहीं हो रहा, अभी भी लैंग्वेज के अंदर ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर 0 रख के एक ए रिमूव कर दो, तब भी एक ए कम होने से कुछ हो नहीं गया, तो अभी भी ये एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। तो हम सोचते हैं कि ठीक है, हम बीज और सीज का बैलेंस ख़राब करने की कोशिश कर लेते हैं कि हम ना बीज शुरू में रख लेते हैं, एज रखते ही नहीं है। तो इस तरह से अब लाजमी आपकी विंडो के अंदर बीज ही आ रहे होंगे, तो बीज ज़्यादा हो जाएंगे और सीज कम हो जाएंगे, या फिर अगर आप इस तरह से करोगे तो किसी तरह से बैलेंस ऑफसेट हो जाएगा। लेकिन ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये वर्ड लैंग्वेज का हिस्सा ही नहीं है। वो कहता है एक ए लाजमी होना चाहिए। तो अभी हमने देखा एज होंगे तो मसला होएगा, ए ना हो तो भी मसला होगा कि लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। तो हिंट इस बात में है कि हम पंप डाउन भी कर सकते हैं। वो सेट ऑफ होल नंबर्स की बात कर रहा होता है जब वो कहता है पंपिंग लेंथ की तीसरी कंडीशन के अंदर कि m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेसिकली कह रहा होता है वो। तो हम v की पावर 0 भी रख सकते हैं, हम a के रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर हम एक वर्ड ये चूज़ करें a b n c n, तो इसके अंदर आप कहते हो, आप मुझे बता दो कि कौन सी चीज़ है जो पंप आप कर सकते हो, कौन सी वो यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज़ है जिनको आप पंप कर सकते हो। तो इसका आंसर है कोई भी नहीं। और अब हम उसको प्रूव करने वाले हैं। लेकिन इस तरह की आपको ना पहले थोड़ी सी रफ प्रोसेस करनी पड़ती है स्ट्रिंग चूज़ करने से पहले आप बस रफ कागज़ के ऊपर देख लो कि इसके ऊपर कोई बंद तो नहीं रही या कोई मसला तो नहीं आ रहा, फिर आप जाके चूज़ करो। ये तो बड़ी अभी भी बड़ी सिंपल बातें हम करने को, अभी कुछ मुश्किल नहीं आया। तो अभी तक एक ही हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते गए हैं। हम ये करते हैं कि इससे पहले हम खाली बस एक वॉल खड़ी करते थे कि कोई और सिंबल ना आ सके। अभी भी हम वही कर रहे हैं कि बीज की एक वॉल है जिसकी वजह से हम सी बैलेंस नहीं कर सकते, और साथ अब हमने एक बस नई टेक्निक यूज़ की, इसके अंदर पंपिंग बाय 0 भी हम कर सकते हैं। तो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 टेक्निक्स देखी हैं। खैर इसके अंदर जो प्रूफ है कहाँ गया, हाँ बड़ा सिंपल है, उसी तरह से चलेगा कि वैसे मैंने इतना फॉर्मली इस वाले को नहीं लिखा, आप भी इसके अंदर भी वही करोगे सारे, कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो
विंडो के अंदर बीज हैं या नहीं है, मतलब वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दोनों सूरतों के अंदर कम से कम एक ए तो होगा। एक ए होगा, आप हमेशा पंप डाउन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो आप इसको ट्रिवियली प्रूव कर सकते हो कि आपकी विंडो पी तक ही होएगी ना ज़्यादा, तो वो यहाँ तक आ जाता है। पी में कह रहा हूँ, एन एक ही बात है, पंपिंग लेंथ तक ही होएगी ना ज़्यादा। अच्छा खैर, जो इसके अंदर एक्चुअल प्रूफ होएगा ना, अभी तो हम बस लाइक इनफॉर्मली बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये होगा कि या तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वी के अंदर बीज एज होंगे, या तो वी के अंदर बीज एक ए होगा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। या एक ए होगा और कुछ बीज होंगे, सम अमाउंट ऑफ बीज, या ये कि खाली बीज हैं। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे लिए। तो हमने इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए ऑफसेट प्रूव करना। तो ये वाला तो अभी हमने कर लिया है कि पंप डाउन कर दो तो ये लैंग्वेज से बाहर निकल जाता है और ये हो गया। ए बी के अंदर पंप अप करोगे तो फिर पंप डाउन करोगे तो वही वाला मसला जो इसके अंदर था, तो वो तो प्रूव हो गया। इस वाले के अंदर हम पंप डाउन करेंगे या पंप अप करेंगे ना, सी के साथ बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने दोनों टेक्निक्स यूज़ की हैं। इसके अंदर हमने एक वॉल भी खड़ी कर दिया कि सी कभी विंडो के अंदर ना आ सके, क्योंकि अगर आ सकता होता ना तो हम ये कर लेते कि ए बी 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 को हम बना लेते यू, और हम फिर पंप करते रहते बी और सी की इंटरसेक्शन। नहीं वैसे तब भी मसला हो जाता है इसके अंदर। खैर वो तो इसके अंदर नहीं होगा। इसके अंदर वैसे इजी था ये बहुत, इसके अंदर कुछ है नहीं, कोई मसला नहीं इतना होना चाहिए। खैर अच्छा जी, तो ये सारे अभी तक बहुत इजी से सवाल थे। अब अभी अगला वाला भी इजी ही है, बट इसके अंदर टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर वो वाला काम नहीं हो रहा कि ये सिंबल कभी आ ही नहीं रहा, या ये पंप बाय ज़ीरो कर लो तो हो जाएगा वगैरह। ये मैथ वाले सवाल आ गए। अब मैथ वालों के अंदर ना आप हवाई बातें नहीं कर सकते। उसके अंदर तो आप बड़े इजीली बात कर लेते हो कि ओ यार ये सिंबल नहीं होएगा वगैरह, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। इन वालों के अंदर आपने प्रूव करना होगा कि ये जो अगली चीज़ है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एज एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो बस इसीलिए कि सफिशेंट लेंथ हो जाए, मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग चूज़ कर लिया x इक्वल्स ए एन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पंपिंग लेमा खाली उसी स्ट्रिंग पे अप्लाई हो सकता है इसकी लेंथ मिनिमम n हो, जो उसकी पंपिंग लेंथ है, या नंबर ऑफ स्टेट्स है, एक ही बात है। तो इसके अंदर अब हम कहते हैं चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कोई यू वी डब्ल्यू एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर कोई इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, पॉसिबिलिटीज़ में पता ही क्या है कि या तो एक ए होगा या कोई एन एज होंगे, इस रेंज में कोई एज होंगे, एक से एन के दरमियान कोई अमाउंट ऑफ एज है जो चेंज होएगा हर पंप के बाद। वी के अंदर यही हो सकता है ना। तो उसके बारे में आप थोड़ी सी डिस्कशन कर लो शुरू में, और फिर आप सीधे इस पे आ जाओ कि बाय पंपिंग लेमा देयर एग्जिस्ट अ यू वी डब्ल्यू सच दैट एक्स इक्वल्स यू वी डब्ल्यू, और बकाया सारी जो पंपिंग लेमा की कंडीशंस होती हैं। और उसके बाद वी जो है जब हम पंप करेंगे तो ऑब्वियसली लेट्स से अगर मैंने स्क्वायर किया, आई गेस मैं नोट पैड पर दिखा रहा हूँ। हाँ, वो रात को जो फुटेज लूज़ हुई थी वो वाली चीज़ पड़ी हुई है, अच्छी बात है। खैर यू वी स्क्वायर डब्ल्यू के अंदर ये होता था कि हमने एक वी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो अब इसकी जो लेंथ होएगी वो प्लस लेंथ ऑफ वी हो गई है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लेंथ प्लस ऑफ 2v हो जाएगी। तो मैंने इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा फॉर्मली लिख दिया कि लेंथ ऑफ यू वी टू एनी पावर आई डब्ल्यू इक्वल्स एन स्क्वायर प्लस आई माइनस लेंथ ऑफ आई माइनस वन लेंथ इंटू लेंथ ऑफ वी। तो मैंने इन पैटर्न्स की बेसिस के ऊपर एक फार्मूला बना लिया, और इस फार्मूला को मैं इस्तेमाल करूँगा और मैं कहूँगा कि यू वी आई डब्ल्यू इज़ ओनली अ वैलिड वर्ड इन द लैंग्वेज इफ दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है फॉर ऑल आई। कोई एक भी आई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्योंकि पंपिंग लेमा कहता है कि लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करेगा, और लैंग्वेज में सिर्फ तब एग्जिस्ट कर सकता है अगर अमाउंट ऑफ एज टोटल जो हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो मैंने इस तरह से कुछ नोटेशन लिख ली है, और अब हम आते हैं थोड़े से मैथ के ऊपर। अब इस इक्वेशन के अंदर ना हम देखते हैं कि अगर हम पंप बाय 2 कर लें, अ फैक्टर ऑफ 2, मतलब एक बार एक्स्ट्रा लूप ले लें, तो क्या होगा। तो हमें पता चलता है कि एन स्क्वायर प्लस जो लेंथ ऑफ वी है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रही है। उसको मैंने बस कोई सिंबल देना था, मैंने K2 का सिंबल दे दिया कि K कोई कांस्टेंट इंटीजर है। इसी तरह से जब मैंने i इक्वल्स 3 पुट किया था, मैंने 2 एक्स्ट्रा लूप की इटरेशंस ली थी, तो तब मेरे पास एक और चीज़ आ गई, एक और इक्वेशन आ गई, एन स्क्वायर प्लस 2
इंटू लेंथ ऑफ वी इक्वल्स K3 का स्क्वायर। अब ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को हम मिक्स करें, मतलब मैं नीचे वाली को इस तरह से लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ वी प्लस लेंथ ऑफ वी इक्वल्स K³ स्क्वायर्ड। तो उस केस के अंदर ना हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब हम पुट कर सकते हैं कि ये एन स्क्वायर प्लस वी तो K स्क्वायर के बराबर है, K2 स्क्वायर के बराबर, तो K2 स्क्वायर प्लस वी इक्वल्स K3 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि K3 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी किसी हद तक, अगर हमें K2 पता है हमें K3 की भी पता। लेकिन अब नोट करने वाली बात यह है कि अगर एक बार पंप किया था और हमें अगली बार जो वैल्यू मिली वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, जब हम दूसरी बार पंप कर रहे हैं और एक और वैल्यू मिल रही है वो परफेक्ट स्क्वायर है और वो उससे ज़्यादा है, मतलब K2 से ज़्यादा ही होगा ना K3, तो या तो वो K2 से इमीडिएटली अगला वाला स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या है K2 का स्क्वायर है, तो K2 + 1 का होल स्क्वायर इससे अगला स्क्वायर होएगा, या तो K3 वो वाला नंबर है या उससे भी बड़ा कोई नंबर है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे बड़ा ही कोई स्क्वायर होएगा ना। तो हम इसको थोड़ा फॉर्मली लिख सकते हैं कि इफ़ K3 स्क्वायर इज सम स्क्वायर लार्जर देन K2 का स्क्वायर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू K2 का जो अगला नंबर है उसका स्क्वायर। यही परफेक्ट स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम ये K2 + 1 होल स्क्वायर को थोड़ा सा अनपैक्ट वो एक्सपैंड करके लिखते हैं, वो A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, A² + 2AB + B स्क्वायर, वही लिखा है बस मैंने। और उसके बाद मैंने इस जो ये जो इनइक्वालिटी है इसके अंदर पुट कर दिया इसको कि K3 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू K2 + 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है K3 की स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो थी K2 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ वी। इसकी बेसिस के ऊपर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूँ तो मुझे कुछ यूँ मिलता है कि K2 स्क्वायर दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाता है, तो पता चलता है कि लेंथ ऑफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2K2 + 1। अब K2 क्या था? K2 को हमने डिफाइन किया था एज वो नंबर जिसका स्क्वायर इसके बराबर है, इस एक्सप्रेशन के। तो मैं उसका स्क्वायर रूट लिख देता हूँ n² प्लस लेंथ ऑफ v का, सही है। और अब मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको जब मैं थोड़ा सा करके एक्सपैंड करके लिखता हूँ, तो एक सेकेंड, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दी ताकि कम्युनिकेट करना ज़्यादा इजी हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास कि कभी भी इस तरह से लिखा हो कि A² प्लस सम नंबर का स्क्वायर रूट, अब ये नंबर जो भी होगा, ये वाला जो नंबर है, ठीक है, मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ जस्ट n², है ना, क्योंकि हम इसके अंदर तो कुछ ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की जगह के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर, क्योंकि v को हम अब इग्नोर कर रहे हैं। अब इसकी बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे ये लिखा कि v इज ग्रेटर देन 2^(1/2n+1). अब पंपिंग लेमा क्या कहता है? पंपिंग लेमा ये कहता है कि v की वैल्यू मैक्सिमम n हो सकती है, v की अमाउंट। तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये तो n से ज़्यादा है, क्योंकि √2 एक कोई 1 पॉइंट करके आ गया, 1 से ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो ये एक ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया, और ये ऑब्वियसली +1 भी हो रहा है साथ। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है पंपिंग लेमा की पहली कंडीशन के साथ। तो अब हमने कॉन्क्रीटली प्रूव कर दिया, इस पूरी एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि हमने कॉन्क्रीटली मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दिया है कि अगला जो नंबर आ रहा है वो स्क्वायर नहीं आ रहा। अब हम हवा में बातें नहीं कर रहे कि यार मेरा नहीं ख्याल कि स्क्वायर होएगा, वरना हम ये कह सकते हैं ना कि ठीक है यार n² प्लस ये मैक्सिमम कितना ही हो जाएगा, n होगा, चलो यार देखो ये इंक्रीज़ हो जाए। हम हवाई बातें नहीं कर रहे, हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी जो देखने वाली थी। अब ये जो लॉजिक हमने अभी अप्लाई किया है ना, इसके अंदर थोड़ी सी समरी अगर मैं दूँ, हमने सबसे पहले ये किया है, हमारे पास एक ही सिंबल था तो इसलिए फ़र्क इतना पड़ता नहीं, तो हमने सीधा बस इस प्रूफ वाले पार्ट पे आ गए, मैथमेटिकल प्रूफ पे, कि हमने एक जनरल इक्वेशन बनाई कि पंपिंग के बाद स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। फिर हमने
उस इक्वेशन को यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए टेस्ट किया और हमने उसके ऊपर नेक्स्ट स्क्वायर वाली लॉजिक लगाई है कि अच्छा नेक्स्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, उसका रिलेशनशिप क्या होगा अगले पंप के साथ। फिर हमने ये रीजनिंग बस अप्लाई किया, उसके बाद आगे जाके बस सॉल्व करते हैं और ख़ुद ही कंक्लूजन आ गई है। ठीक है, तो आगे चलता है। खैर, ये जो है अगली लैंग्वेज, इसके अंदर हम एग्जैक्टली इसी तरह से करेंगे, क्योंकि मुझे पता है पिछला वाला काफ़ी लोगों को मुश्किल लगा होगा। अचानक से हम पहले तो भी यार मैं तो समझता था कि पंपिंग क्लास में बस भी नहीं आता, ये होता है काम, तो मैथ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा और मैथ वाला भी कर लेता है ताकि दोनों किस्म के करने आ जाए। तो इस वाले के अंदर स्क्वायर की जगह क्यूब हो रहा। अब ये एग्जैक्टली उसी तरह से होएगा। हम फिर से वही करेंगे, एक जनरल इक्वेशन बना लेंगे कि पंप करने के बाद बाय फैक्टर ऑफ आई हमें एंड पे स्ट्रिंग की लेंथ क्या मिलेगी। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि वीज उतने ऐड हो रहे हैं, कितने ऐड हो रहे हैं उसकी बेसिस पे मैंने लिख दिया। और मैंने कहा कि अब ये वर्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो ये ओनली वैलिड तब हो सकता है अगर कोई के आई एग्जिस्ट करता है, कोई कांस्टेंट इंटीजर एग्जिस्ट करता है फॉर ईच आई, जो एक परफेक्ट जिसका हम क्यूब ले सकें और उसके बराबर ये हो जाए, राइट। तो मैंने इस तरह से केस डिफाइन कर दिए हैं। मैंने उसी तरह से पुट आई इक्वल्स 2 आई इक्वल्स 3 किया। वैसे आप ये एक पंप के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि आप एन क्यूब के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन मुझे वो थोड़ा मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है फॉर सम रीज़न, मैं रिटार्ड हूँ। ठीक है, अच्छा खैर, तो इसके अंदर हम एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं कि के क्यूब के लिए हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया। अब हम देखेंगे के क्यूब जो है वो नेक्स्ट के टू के नेक्स्ट क्यूब के या तो इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उससे के थ्री क्यूब के टू क्यूब से ज़्यादा है, तो या तो उससे इमीडिएटली नेक्स्ट क्यूब हो गया, उससे भी अगला कोई क्यूब होगा। उसके बाद हम उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी में डालते हैं, फिर के टू क्यूब दोनों साइडों पे आ गया, उसको कैंसिल कर दिया। एंड पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है कि यहाँ पे हम के टू स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, के टू वगैरह की। तो इसके अंदर भी हम उसी तरह की कुछ लॉजिक लगाते हैं कि जिस तरह से पहले लगाई थी। ये मैंने थोड़ी सी गलती की हुई इस एरिया में, लेकिन आप देख सकते हो कि ये नज़र आ रहा है कि खाली यही एक्सप्रेशन ना एन स्क्वायर से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, मिनिमम एन स्क्वायर से ज़्यादा होगा। तो आप इसको बस थोड़ा सा यहाँ पे बीच में इस गैप के अंदर थोड़ी सी रीजनिंग डाल दो कि किस बेसिस पे आपने ये कहा, और एंड पे आप फिर कहोगे कि ओह लेकिन वी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एन, ये तो एन के क्यूब एन के स्क्वायर से भी ज़्यादा। तो इस तरह से मसला आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात। अच्छा जी, तो इसी तरह लैंग्वेज है 7, इसके अंदर एन फैक्टोरियल की बात हो रही है। इसके अंदर हम नेक्स्ट फैक्टोरियल की बात करते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह से है सारा प्रूफ स्ट्रक्चर। ठीक है, वही काम हो रहा है। अगर नेक्स्ट फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता होगा वो ये होगा, हमने बस उस नेक्स्ट फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सपैंड करके लिखा है। इनइक्वालिटी में के थ्री फैक्टोरियल की जो वैल्यू निकाली थी वो हमने डाल दी है, और फिर हमने थोड़ा सा एक्सपैंड करके के टू दोनों साइड पर, मैं दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया के टू फैक्टोरियल से। तो अब मुझे पता चल गया कि v इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिवाइड करो माइनस किया, खैर आप कॉमन ले लोगे के टू फैक्टोरियल, एंड पे आपके पास ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये बस मैथ है। ठीक है, थोड़ा सा बस आपने मैथ करना है। तो एंड पे आपको कुछ यूँ मिलेगा, आप के टू फैक्टोरियल की वैल्यू डाल सकते हो क्योंकि आपने के टू फैक्टोरियल डिफाइन किया हुआ है, और वो ये हो जाएगा। और आपको पता है के टू कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस तरह से हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या किया? हमने सबसे पहले बिल्कुल सिंपल स्टार्ट लिया था ताकि आपको प्रूफ का ओवरऑल स्ट्रक्चर रट जाए। अब उम्मीद है वो तो हो गया होगा। पहले 3 में तो किसी को मसला नहीं होगा, चौथे में भी नहीं मसला होगा, उसमें बस ये था पंप बाय ज़ीरो कर रहे हैं हम। 5वें, 6ठे और 7वें और 8वें में, 8वां नहीं मैंने किया, बताता हूँ। 5वें, 6ठे, 7वें में, इन सब में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक लगाई है कि इससे अगला वाला क्या होगा। अब ये वाला जो 8वां वाला है ना, ये आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो ट्राई कर ले। ये इनसे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है या ये पिछले 3 से, लेकिन अगर कोई बंदा शुगल में करना चाहता कर ला। मेरा नहीं ख्याल कि इतने कोई मुश्किल आएंगे, ज़्यादा एन स्क्वायर वाला आ जाएगा, क्योंकि ये वाले फिर भी मेरा ख्याल है 8 सेक्शन की असाइनमेंट में था इस तरह का कोई सवाल। तो अक्सर ये जो सवाल है ये किसी ना किसी सेक्शन की असाइनमेंट में आए हुए हैं। ये फैक्टोरियल वाला नहीं आया हुआ, ये वाला मैं खुद बना दिया था कि ये भी उसी लॉजिक से हो जाएगा अगर आ जाए। बस मकसद ये था कि पता चल जाए कि क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो हमने अभी तक 3 मेजर चीज़ें सीखी हैं कि एक तो हम वॉल खड़ी कर देते हैं
कि हमें पता है कि यू वी की लेंथ मैक्सिमम एन हो सकती है, तो हम पहले एन कैरेक्टर्स को कोई और सिंबल डालते हैं और दूसरा सिंबल बाद में जाके डालते हैं, तो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमने देखा तो हम पंप बाय ज़ीरो करके भी कर सकते हैं, जब आपसे पंप लग रहा हो कि कोई भी स्ट्रिंग पंप नहीं हो सकते, तो पंप बाय ज़ीरो भी हमारा एक अच्छा टूल है। उसके बाद हमने बस ये देखा कि जिन लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास ज़्यादा सिंबल्स नहीं है, आपके पास खाली एक सिंबल है जिसके अंदर आपने बस प्रूव करना कि स्क्वायर है या नहीं है, तो हम नेक्स्ट स्क्वायर, नेक्स्ट क्यूब, नेक्स्ट फैक्टोरियल इस तरह की लॉजिक लगा लेते हैं। तो थोड़ी सी रीजनिंग करनी पड़ती है इनके अंदर। ये जो सारे थे अभी तक वो थे रेगुलर लैंग्वेजेस के। मैंने इसके ऊपर इसलिए इतना टाइम लगाया क्योंकि अब मैं जब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में आऊँगा ना, कुछ चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगे, तो ये टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर रहे होंगे लेकिन विद मोर कॉम्प्लिकेटेड सिम्बल्स, वो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो इसकी मैं इतनी थ्योरी में नहीं आऊँगा, लेकिन इसकी थ्योरी अगर आप इंटरेस्टेड हो वो यही उधर से निकलती है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रामर्स। और इसके अंदर पहले हमारे पास पंपिंग लेंथ थी नंबर ऑफ स्टेट्स, इसके अंदर होती है 2 पावर ऑफ लाइव प्रोडक्शंस ऑफ द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। वो थ्योरी आपको पता होने की जरूरत नहीं है, आप बस कहते हो कि कोई पंपिंग लेंथ होगी। मैं तो पी का सिंबल यूज़ करता हूँ, क्योंकि पी फॉर पंपिंग। वहाँ पे मैं एन इसलिए यूज़ किया था क्योंकि आप लोगों को आदत होएगी नंबर ऑफ स्टेट्स का एन से, लेकिन मैं ज़्यादा एन की जगह यहाँ पे पंपिंग लेंथ के लिए पी का सिंबल यूज़ करता हूँ। तो पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास एक डिफरेंट डीकॉम्पोजिशन आ गई है। ये डीकॉम्पोजिशन है एस इक्वल्स यू वी एक्स वाई जे, और वी वाई जो है यहाँ पे ना वो लूप वाले सिंबल्स हैं, और वी एक्स वाई जो है वो हमारी विंडो है। तो पहले हमारी विंडो मूव नहीं कर सकती थी, वो हमेशा स्टार्ट के ऊपर होती थी। अब हमारी विंडो मूव कर सकती है कि यू वाली चीज़ एक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर बन गया। उसके अलावा अब हमारे पास 2 पंप्स आ गए, वी भी आ गया, वाई भी आ गया, तो आप तीसरी कंडीशन में देख सकते हो। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी एक सिंपल सी लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके। तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज है ए एन बी एन सी एन वाली, तो कि बस बैलेंस्ड है आपस में। इसके अंदर हम एग्जैक्टली वही काम करेंगे। अस्यूम करते हैं कि कोई सी एफ एल एग्जिस्ट करती है, ये सी एफ एल है। अगर सी एफ एल है इसकी कोई सी एफ जी होएगी, अगर सी एफ जी है तो इसकी कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ, इसके चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की कोई कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ लाइफ प्रोडक्शन होएगी। और अगर ऐसा है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम पी सच दैट पी इक्वल्स द पंपिंग लेंथ, जो कि एट मोस्ट 2 पावर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइफ प्रोडक्शन होगी। ये बस थोड़ी सी थ्योरी है उसकी, और ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमने फिर से वॉल वाला कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं छोड़ा। अभी भी हमें पता है कि हमारी विंडो का साइज़ मैक्सिमम पी हो सकता है, तो मैंने इसीलिए ना इन सिंबल्स को आपस में एक दूसरे से दूर रखने के लिए हर किसी के अंदर पी पी सिंबल्स डाल दें, ताकि कभी भी एक विंडो में ए और सी ना आ सके। तो ये आपको पता ही होगा। अब इसके अंदर ना हम जो सी एफ एल वाला पंपिंग लेमा है, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई। सबसे पहली तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि अब विंडो डिस्प्लेस हो सकती है, स्टार्ट पे नहीं रही, ठीक है। लेकिन उसके अलावा विंडो के अंदर भी पॉसिबिलिटीज़ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले बस होता था कि क्या चीज़ यू में, क्या चीज़ वी में है। अब हमारे पास 3 सिंबल्स आ गए, और इनमें से दोनों में से कोई एक नॉन नल होना ज़रूरी है, बकाया सारे नल हो सकता है। वी और वाई में से कोई एक नल ना हो तो भी चल सही ना। तो अगर हम इस बड़ी नैरो विंडो की बात भी कर रहे हो जिसके अंदर वी एक्स वाई के अंदर बस पहले वाले 3 एज आ रहे हैं, यू नल है, जी फिक्स्ड है, तो तब भी हमारे पास यू वी एक्स वाई जी के काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उसके अलावा इसकी वी वाई वाली जो चीज़ है ना, अब वो डिफरेंट हो गई। तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो ना इस तरह की, जिसके अंदर ए बी 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 हो रहा हो, और इन दोनों के अंदर लेट्स से हम एक ही पंपिंग विंडो की बात कर रहे हैं, हम रेगुलर लैंग्वेजेस वाले के अंदर हम कहते हैं चलो ठीक है यू वी इक्वल्स ए बी, और पंपिंग लेमा फॉर सी एफ एल्स में कहते हैं कि वी एक्स वाई इक्वल्स ए बी, ठीक है। तो दोनों की अगर एक छोटी सी पंपिंग विंडो भी हो ना, तो आप फ़र्क देखो कितना ज़्यादा आ रहा है पॉसिबिलिटीज़ के अंदर। पुरानी वाली में बस ये होता था कि यू नल हो गया, वी के अंदर ए बी आ गया, या यू ए हो गया, वी के अंदर खाली एक कैरेक्टर आ गया। इसके अंदर ये होता है कि वी नल हो सकता है, एक्स नल हो सकता है, वाई इक्वल्स ए भी हो सकता है, वी इक्वल्स नल, एक्स इक्वल्स ए, वाई इक्वल्स बी हो सकता है। मतलब आप खाली अगली बार पंप करोगे बीज इंक्रीज़ होंगे। इस तरह से भी हो सकता है कि एज और बीज दोनों इंक्रीज़ हों, लेकिन अब ए बी का पैटर्न नहीं आ रहा। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना है। जब हम इस तरह से पंप करते हैं ना वाई को या वी को, तो इसके अंदर वी जो है वो होता है बराबर ए बी के,
लेकिन अक्सर बार हम जो लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो वो इस तरह की होती हैं ए बी बी। तो वो काम हम खाली कर सकते हैं पंपिंग लेमा फॉर सी एफ एल्स के अंदर कि वी के अंदर ए रख लो और वाई के अंदर बी रख लो। तो अब वो बन जाता है वी वी एक्स वाई वाई, और एक्स अगर नल हो तो एक वी के लिए एक ए, दूसरे वी के लिए एक ए, एक्स के लिए नल, वाई के लिए तो पहले आप ये नहीं कर सकता था, अब आप ये कर सकते हो। तो अब इंटरसेक्शन ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है हमारे लिए क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है पंपिंग के अंदर। तो ये थोड़ा सा इनका बिहेवियर में फ़र्क है। तो जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं ना कि हमने प्रूफ करने की कोई भी डीकम्पोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती जो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई कर रही हो, तो इसके अंदर थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं हमारे पास। तो इस सारी बस का मकसद यही था कि आपको पता चल जाए। लेकिन आपको पता है ये बड़ा आसान सवाल है कि इसके अंदर हमारे पास ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि चूँकि हमें पता है कि विंडो का साइज़ मैक्सिमम पी है, या तो ओनली एज हो सकते हैं एक विंडो के अंदर, या हो सकता है कि एज और बीज दोनों हैं लेकिन सी नहीं आ रहा, या हो सकता है खाली बीज हैं, या ये बी सी के इंटरसेक्शन में है और ए नहीं आ रहा, या खाली सीज हैं। तो ये तो हम बात कर लेते होते हैं। लेकिन अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, अब आप सोचोगे यार ये क्या बकवास है, मैं क्यों इतने कॉन्वोल्यूटेड तरीके से लिखूं, मैं बस कह सकता हूँ। तो आपकी बात सही है, इस सवाल में आप कह सकते हो, लेकिन मैं अभी से इसीलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जैसे अभी हम स्क्वायर वगैरह वाले कर रहे थे, इसके अंदर भी मैथमेटिकल वाले आएंगे, तो आपको शुरू से आदत डल जानी चाहिए इन चीज़ों की। तो अब इसके अंदर वी एक्स वाई विंडो के अंदर सम अमाउंट ऑफ एज हो सकते हैं जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सिम्बल्स इन दिस विंडो आर 0 से ज़्यादा और पी से कम या बराबर, ठीक है। और ये वही दो कंडीशंस जो हैं हमारे पंपिंग लेमा की, उनकी बेसिस के ऊपर लिखा गया। तो ये बस मैंने एक जनरल फॉर्म में लिखा है, पढ़ लो समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आप इन सब के लिए मैनुअली बार बार जाके करोगे, मैंने इसको पंप करके दिखा दी, इसको पंप करके दिखा दिया, वो थोड़ा ना अनोइंग हो जाता है। और वैसे भी अभी हमने बात की थी कि वी एक्स वाई की विंडो भी ना सिंपल नहीं है, इसके अंदर इतने इतने केसेस बन जाते हैं, आप वो सारे किस तरह से प्रूव करोगे। तो मैं पर्सनली जो करता हूँ ना, मैं इनको डिच कराता हूँ, मैं इनको ना ग्रुप कर देता होता हूँ। तो आप अगर देखो पहले 3 केसेस और आखिरी 3 केसेस जो हैं, हाँ मैं एक को 2 बार गिन रहा हूँ। तो पहले 3 केसेस के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो है कि इसके अंदर सीज नहीं आ रहा, और आखिरी 3 के अंदर ये चीज़ कॉमन है कि उनके अंदर एज नहीं आ रहा। मैं इस तरह से तमाम पॉसिबिलिटीज़ को 2 ब्रॉड क्लासेस में बांट देता हूँ, ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। अब मैं खाली अगर इनके लिए प्रूफ कर दूँ तो भी प्रूफ हो गया। अब बस फ़र्क ये है कि अब K1 और K2 ज़ीरो हो सकते हैं। पहले K1 और K2 का ग्रेटर देन ज़ीरो होना ज़रूरी था कि एज और बीज दोनों लाजमी हो, अगर मैंने इस तरह से लिखा है। लेकिन अब इनमें से कोई एक ज़ीरो भी हो सकता है, बस फ़र्क इतना लिखा है मैंने। तो ये बस है, अब ये सेट ऑफ होल नंबर से डिफाइंड है, पहले पॉजिटिव इंटीजर से था। तो मैंने ग्रुप टुगेदर कर दिया, अब मेरा काम बच के बेसिकली। तो अब मैं खाली कैटेगरी 1 के लिए करूँगा। तो कैटेगरी 1 के अंदर क्या है कि वी एक्स वाई इक्वल्स दिस। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ कुछ सिंबल्स अपनी आसानी के लिए, क्योंकि याद है ना आपको कि वी एक्स वाई के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि मतलब आपको समझ आ गई है कि हो सकता है कि वी के अंदर कुछ भी नहीं है, वाई के अंदर ये पूरी स्ट्रिंग है। हो सकता है कि वी के अंदर पहला वाला ए है, बकाया सारा कुछ वाई के अंदर है। हो सकता है वी के अंदर कुछ नहीं है, एक्स के अंदर पहला ए है और वाई के अंदर बकाया स्ट्रिंग है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर। मैं उन सारों के बारे में सोचना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने ना एक सिंबल डिफाइन कर दी है चेंज इन ए और चेंज इन बी के लिए, कि जब आप पंप करो ना यू वी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जी से, एज में फ़र्क कितना आ रहा है मैंने उसको डिफाइन कर दिया डेल्टा ए से और डेल्टा बी को इसी तरह से। बस मैंने ये नंबर एन ए और एन बी वाले फंक्शन यूज़ किए, ठीक है। तो जब आप ये करते हो ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि अब आपको पहले हम लेंथ ऑफ वी करके फिर भी कर लेते थे। अभी तक हम इन पिछले सारे सवालों के अंदर चेंज इन ए को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ ऑफ वी यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर इतना कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है वाई के अंदर बकाया एज हो सकता है एक्स के अंदर कुछ चीज़ें हो। तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचना ही क्यों, जब आप एक चीज़ डिफाइन करके उसको यूज़ करके आगे लेके जा सकते हो। तो मैं अपने सारे प्रूफ्स के अंदर डेल्टा ए और डेल्टा बी डिफाइन करता हूँ। मुझे नहीं पता कोई और करता है या नहीं करता, हमारे किसी टीचर ने, मैं किसी टीचर को नहीं जानता जिसने ये टेक्निक बताई है, लेकिन अगर आप इस तरह से फॉर्मली डिफाइन कर लोगे ना, कोई मार्क्स नहीं काट सकता इस चीज़ के। अगर वो, अब ये अपने रिस्क पे यूज़ करा, मैं बस बता रहा हूँ मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा। क्योंकि कुछ टीचर का स्किल इशू होता है, उन्होंने मैथ ज़्यादा देखना, उन्होंने कहना यार ये कहाँ से आ गया, मैथ मुझे नहीं आता। तो ऑब्वियसली अपने रिस्क पे यूज़ करो, आपके टीचर ने जो बताया उस टीचर को आपने खुश करना है। मकसद इस सारे का ये है कि आपके टीचर को समझ आ जाए और फॉर्मली प्रूफ भी हो जाए। अब आई अंडरस्टैंड कि कुछ सेक्शंस हैं
जिनके टीचर्स को खुद इतना फॉर्मल प्रूफ्स वगैरह के बारे में नहीं मतलब अब मैं ये नहीं कहूँगा पता नहीं, लेकिन उनको परवाह नहीं है और वो बस इनफॉर्मल वालों को भी पूरे पूरे मार्क्स दे रहे होते हैं। तो आपने अगर अपना टाइम नहीं ज़ाया करना, आप इस देखो हम बात क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि सीज के साथ ऑफसेट हो जाएगा, तो आप बस हवा में लिख दो कि ठीक है यार आप पंप करोगे ना, या ए बढ़ जाएंगे, बी बढ़ जाएंगे, सी नहीं बढ़ेंगे, तो ऑफसेट ख़राब हो गया, बैलेंस ख़राब हो गया। आप ये सारी बात एक लाइन में लिख सकते हो। लेकिन मैं इस वाले के अंदर ही ये आदत इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि बाद में जाके जो मुश्किल वाले सवाल होंगे उसके अंदर ये मैथमेटिकल चीज़ें हमें मदद देंगे। खैर अच्छा जी, तो खैर बड़ी बहस हो गई। अब हम बात करते हैं एक्चुअल प्रूफ की। इसके अंदर हम पंपिंग लेमा का की थर्ड कंडीशन अप्लाई करें तो हमें पता है कि यू वी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जी लैंग्वेज में बिलोंग करना चाहिए। और वो स्ट्रिंग क्या है? वो स्ट्रिंग है पी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि अभी हम कैटेगरी 1 में ही हैं कि सीज नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, अब बाय कंडीशन 1 वी वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एक्सेट्रा, तो हमें पता है इसकी लेंथ चेंज होगी, तो हमें पता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज़ ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज़ ग्रेटर देन 0, या ए चेंज हो रहा है बी चेंज हो रहा है, जबकि तो पी प्लस डेल्टा ए या तो 0 के बराबर पी के बराबर नहीं है, या तो पी प्लस डेल्टा बी पी के बराबर नहीं है, या दोनों ही बराबर नहीं है, तो इस बेसिस के ऊपर हम डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज के साथ कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह कैटेगरी 2 में कर लो, और अगर नहीं लिखना तो आप ये भी कर सकते हो सिमेट्रिक 2, अगर आप इस तरह से लिख दो। तो मकसद ये सवाल नहीं था सॉल्व करना, मकसद था अगले वाले सवाल सॉल्व करना। तो अब आते हैं एक्चुअल सवालों पर। वैसे ये वाला भी बड़ा इजी है। इसके अंदर है एन नंबर ऑफ एज इज़ द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ बीस। तो कुछ लोग, और मैंने खुद भी ये गलती की थी जब मैं रफ में सॉल्व कर रहा था, मैंने कहा ओ बी के ऊपर स्क्वायर है तो इसके अंदर वर्ड होएगा ए बी स्क्वायर, मतलब ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर, नहीं सॉरी ए एन बी एन स्क्वायर। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, ये लो ए एन बी एन स्क्वायर। काफ़ी लोग इस लैंग्वेज को ये समझते हैं ओ यार बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन ये बता रहा है कि ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ बीस का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली इस तरह से है। ओ भाई, तो जब भी कोई मैथमेटिकल चीज़ होए ग्रेटर देन जे वगैरह वाली इस तरह की भी आ सकती हैं, जिस तरह लास्ट टाइम आए थे, प्लीज़ इनके अंदर डमी वैल्यूज़ डाल के टेस्ट करो कि ए और बी के अमाउंट में क्या फ़र्क आ रहा है। वरना आप इस तरह की गलती करके पूरा सवाल इसको सॉल्व करने की जगह आप ये सॉल्व करके आए होगे और उसके 0 नंबर मिलने पर। तो ये एक चीज़ है देखने वाली कि पढ़ लेना क्या हो रहा। खैर, तो लेट्स से अब वही वाला सारा स्ट्रक्चर है, सी एम एल टू बी सी एफ एल। अगर सी एफ एल होगा तो ये होगा ब्ला ब्ला ब्ला, इसकी कोई पी पंपिंग लेंथ होगी, तो हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं एस इक्वल्स पी स्क्वायर बी पी, और हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इस लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती होगी क्योंकि ये ए की अमाउंट बी की अमाउंट का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इस वाले के अंदर भी नेक्स्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन मुझे वो वाला बड़ा गंदा लगता है इस स्पेस में, तो मैं डेल्टा ए डेल्टा बी के साथ ही वही वाला काम करने वाला जो मैं पहले कर रहा था। ये थोड़ा सा डिफरेंट होएगा बट खैर। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बस लाइक थ्योरी वाला जो लाजमी लिखना होती है इंग्लिश, कि इफ एल इज अ सी एफ एल सिस्टम कांस्टेंट सबस्ट्रिंग्स यू वी एक्स वाई जी, अगर एक्स वाई जी एग्जिस्ट करते हैं उनकी पंपिंग लेमा जो डिस्क्राइब की हैं वो प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अब हम आगे चलते हुए ये चीज़ अस्यूम करेंगे कि ये चीज़ें उस तरह से ही चल रही हैं जिस तरह से पंपिंग लेमा कहता चलेंगे, क्योंकि ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमने अस्यूम की हुई है। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं फिर से डेल्टा ए और डेल्टा बी, ताकि हमें इतनी परेशानियों में ना पढ़ना पड़े कि वी की वैल्यू के ऊपर क्या होगा, वाई की वैल्यू पे क्या होगा, और हम आगे चलते हैं। अब हमने ना सबसे पहले पंप बाय 2 किया, पंप बाय फैक्टर ऑफ 2, उसके अंदर हमने एक बार एक्स्ट्रा लूप ले लिया। तो एक बार एक्स्ट्रा लूप लेने का नतीजा ये हुआ है कि चेंज इन ए और चेंज बी के साथ चेंज इन बी बस ऐड हो गए दोनों साइडों पर। अब हमें पता है कि ये लैंग्वेज में वर्ड एग्जिस्ट करता होगा अगर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, जो कि सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है बाय द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज अगर पी स्क्वायर प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसको ना डेल्टा ए के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं। हम अगर थोड़े से बेसिक अलजेब्रा करें
तो हम पी स्क्वायर बाई वहाँ पे ले गए, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोला, इस तरह से किया जी, तो पी स्क्वायर से कट गया, एंड पे आपके पास आ गया 2p डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर ये स्ट्रिंग एक्चुअली पंपेबल बाय 2 है तो डेल्टा ए की वैल्यू ये और डेल्टा ए कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू ये होना ज़रूरी है। अब हम करते हैं पंप बाय 3 और उसके अंदर एग्जैक्टली इसी तरह से करते हैं। अच्छा नहीं, आप उस तरह से, अच्छा ये मैंने मतलब आसान वाला तरीका किया हुआ है। ओ भाई एक सेकेंड, ओके हाँ, जिस तरह से मैंने कागज़ पे अटैम्प्ट किया था मैंने यहाँ पे उसे सिंप्लीफाई किया था, मैं भूल गया था मैंने सिंप्लीफाई किया था। खैर यहाँ पे यही है कि अब बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा बी, क्योंकि डेल्टा बी एक होल नंबर है, या तो वो ज़ीरो के बराबर हो सकता है या ज़ीरो से ज़्यादा हो सकता है, तो मैं इसी को थोड़ा सा यूज़ करके ही आगे जा रहा हूँ, बल्कि ना कि किसी और तरह से कॉन्ट्रैक्शन शो करना। तो मैं वैसे पहले ये करता था कि मैं तीसरी बार पंप करता था और मैं बाद में डेल्टा ए की इक्वेशंस कंपेयर कर लेता था, वो मेरा ख्याल है मैंने आगे जाके किया हुआ है, इस सवाल में नहीं किया हुआ। खैर तो इफ़ डेल्टा बी इक्वल ज़ीरो देन आवर इक्वेशन बिकम्स दिस, और डेल्टा के यहाँ पे डेल्टा बी ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही ज़ीरो हो जाता है और डेल्टा ए भी ज़ीरो हो जाता है। जबकि हमने जब इन दोनों सिम्बल्स को डिफाइन किया था हमने बात की थी कि दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो वी वाई ग्रेटर देन ज़ीरो वाली कंडीशन वायलेट हो रही है पंपिंग लेमा की, तो डेल्टा बी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो डेल्टा बी मस्ट बी अ नंबर ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वो मिनिमम 1 हो सकता है। अगर वो 1 भी है ना तो ये बन जाता है डेल्टा ए इक्वल्स 2p प्लस 1, जबकि पंपिंग लेमा हमें कहता है कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मैक्सिमम हो सकते, वो भी नहीं, मतलब वी एक्स वाई वाली पूरी विंडो ही मैक्सिमम पी हो सकता है। तो इस बेसिस के ऊपर हम कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहे हैं, तो मुझे इसको प्रॉब्ली 2 स्लाइड्स में मारना चाहिए था सर। अच्छा अब एक्चुअल सवाल आ गए मज़े का, ये वाला करने का मुझे मज़ा आया था फॉर सम रीज़न, क्योंकि मैं रिटार्डेड हूँ। खैर इसके अंदर भी हम अस्यूम करते हैं L3 एक CFL है, कोई पंपिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती होगी, फिर हम एक स्ट्रिंग चूज़ करते हैं जो इस लैंग्वेज को ओबे करती है। तो ये लैंग्वेज क्या कहती है कि अमाउंट ऑफ एज मस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द ग्रेटर वन ऑफ द टू, मतलब अगर B ज़्यादा है तो फिर B के बराबर होना चाहिए, C ज़्यादा है तो C के बराबर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वॉल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि मेरा यहाँ पे मेरी थिंकिंग ये थी कि अगर आपके पास P साइज़ का बीच में B की वॉल आ गई है तो किसी भी विंडो के अंदर A और C दोनों नहीं आ सकते, तो अब वो पैरेलल पंपिंग नहीं हो सकती। वरना आप ये कर सकते हैं ना कि S इक्वल्स BP कर लेते हैं और V इक्वल्स A कर लेते, Y इक्वल्स C कर लेते, बस आप पंप करते जाते तो कोई मसला ही नहीं था कि बढ़ाते जो जितना बढ़ाना। तो इसीलिए मैंने B's की वैल्यू रखी है पंपिंग लेंथ के इक्वल, ये वॉल वाला कॉन्सेप्ट ही है। तो अब आगे हम थोड़ा सा वही वाली थ्योरी लिख ली कि देयर मस्ट एग्जिस्ट सम UVXYZ। तो अब हम उसके सारे केसेस की बात कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने पहले डिफाइन किए थे, मैंने एक्जैक्टली उसी तरह से पॉसिबल केसेस डिफाइन करते हैं कि VXY के अंदर या तो C नहीं होएगा या तो A नहीं होगा, दोनों भी हो सकता ना हो, लेकिन इन 2 कैटेगरीज में बिलोंग करते होंगे सारे केसेस। जिस तरह से मैंने पहले ग्रुप किए थे वही वाली चीज़ की भी है। अच्छा अब पहले केस को देखते हैं, इसके अंदर सीज नहीं है तो आपके पास डेल्टा ए डेल्टा बी डिफाइन कर लिया हमने, और फ्रॉम द थर्ड कंडीशन वी नो दैट UV स्क्वायर XY स्क्वायर Z लैंग्वेज में बिलोंग करता होगा। अगर करता होगा तो वो लैंग्वेज की डेफिनेशन पे उतरता होगा। लैंग्वेज की डेफिनेशन ये कहती है कि अमाउंट ऑफ एज मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ऑफ ब्ला 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 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब डेल्टा बी ज़ीरो भी हो सकता है सारे पंप होने के बाद ए ही चेंज हो रहे हो, तो इसीलिए हमने पहले डेल्टा बी इक्वल ज़ीरो वाला केस खुद ही अलहदा से हैंडल कर लिया। तो अगर डेल्टा बी इक्वल टू ज़ीरो होगा ना तो हम चूज़ कर लेते हैं P प्लस 1 प्लस डेल्टा ए। तो ये जो चीज़ थी मैंने इसके अंदर मैक्स को ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर P प्लस डेल्टा बी यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है तो ये P है और P प्लस 1 है, तो इस तरह से मैक्स P प्लस 1 है, तो P प्लस 1 प्लस डेल्टा ए बिकम्स इक्वल टू P प्लस 1, जिससे हमें पता चलता है कि डेल्टा ए इक्वल ज़ीरो। जबकि ये नहीं हो सकता, तो डेल्टा बी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा ए ज़ीरो आ रहा है उसके ज़ीरो होने से, और ये दोनों ज़ीरो एक साथ इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि VY इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इस बेसिस पे हम बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है, डेल्टा बी मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो या इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मैंने लिखना था यहाँ पर, ये लो। अच्छा
खैर, इफ़ डेल्टा बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो वी मे सिंप्लीफाई एंड से कि इस वाले के अंदर अगर ये मिनिमम 1 नहीं हो सकता तो मैं यहाँ पे डेल्टा बी वाली कोई टर्म को आगे ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि या तो इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, तो मैक्स फंक्शन को ये चाहिए ना कि ये रिटर्न कर दे। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बस पी प्लस मैक्स हटाने के लिए यहाँ मैंने डेल्टा बी लिख दिया। तो अब यहाँ पे पी कैंसिल हो जाएंगे और डेल्टा ए हमें पता चल गया है कि डेल्टा ए इक्वल्स डेल्टा बी माइनस 1। ये हमने क्या किया, हमने बेसिकली किया है, हमने कहा था कि चलो हम स्ट्रिंग को करते हैं पंप बाय फैक्टर ऑफ 2। उसके बाद हमने देखा कि हमने डेल्टा ए के लिए सॉल्व किया, सही है, और हमें डेल्टा बी की टर्म्स के अंदर डेल्टा ए मिल गया। अब हम एक और बार पंप करते हैं और अब हम देखते हैं कि इस बार डेल्टा ए की वैल्यू जो आ रही है ना वो डिफरेंट आ रही है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें जो हमें मिली हैं कि अगर पंपेबल बाय 2 है ना तो लाजमी है कि डेल्टा ए इक्वल्स डेल्टा बी माइनस 1, और अगर पंपेबल बाय 3 है तो लाजमी है कि डेल्टा ए इक्वल्स 2 डेल्टा बी माइनस 1 होल बाय 2। तो अगर मैं डेल्टा ए की दोनों राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे की इक्वल पुट करता हूँ तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलता है, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे एंड पे मिलता है -2 इक्वल्स -1, जो कि ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया है कि कैटेगरी 1 के अंदर जिसके अंदर सीज एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी भी आपको कोई UVXYZ की वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करती होगी वो या तो एज को चेंज करी होगी या बीस को चेंज करी होगी या दोनों को करी होगी, और हमने उसके बारे में सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया। इसी तरह से केस 2 है, उसके अंदर सारा कुछ वही है, बस वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर। वैसे नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा इजी था। इसके अंदर ये है कि आप जो भी या तो बी लोगे या सी लोगे या दोनों लोगे, आप हमेशा पंप इतना कर सकते हो कि वो ए से ज़्यादा हो जाए, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज वो नहीं होएगा, तो आप उसको ट्रिवियली भी प्रूव कर सकते हो। खैर, अब ये वाला सवाल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि इसके अंदर अभी तक जो सारी बातें हुई सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। मैक्स की जगह बस मिन हो गया, तो मैं इनकरेज करूँगा इसके बारे में आप थोड़ी देर सोचो कि इसके अंदर क्या स्ट्रिंग हम चूज़ कर सकते हैं जो पंपेबल नहीं होएगी। सबसे पहले जो दिमाग में आता है, यार अभी हमने लास्ट टाइम ये किया था, हमने AP+1 BP+1 किया था, इसके अंदर भी वही कर लेता, लेकिन इसके अंदर एक मसला आ जाता। इसके अंदर हम V = B करके XY नल कर लो और आप बस इसको जितना मर्जी पंप करना चाहते हो कर लो, मतलब जो टर्म इनमें से ज़्यादा बड़ी वाली है ना उसको पंप करी जाओ। तो A तो अभी भी मिन के बराबर है ना, क्योंकि अब आप 20 की अमाउंट बढ़ा भी दोगे तो वो P+2 P+3 P+4 भी बन जाए, जो भी बनना है। एज और सीज अभी भी बैलेंस्ड है, तो ये एक UVXYZ का वैलिड सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। अगर आप पंप डाउन भी कर लो तब भी ये AP BP CP बन जाएगा, अभी भी मैक्स जो मिन नंबर है P, A उसके ही बराबर है। तो ये किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम B's रिमूव कर दें तो क्या होगा, क्योंकि मसला ये आ रहा है ना कि आप कोई भी B चूज़ कर सकते, आप वॉल वाला कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं यूज़ कर पा रहे क्योंकि वॉल के अंदर वो कोई भी एलिमेंट चूज़ करके उसको जितना मर्जी पंप करना चाहे कर सकता। तो थोड़ा इसके बारे में सोचो। आप अगर ये वाली स्ट्रिंग यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आप इसके इंटरसेक्शन पे V और Y वाले डाल दो और ये भी पंप हो जाएगा, तो इसके अंदर भी बैलेंस रहेगा। और नहीं, एक्चुअली ये भी नहीं होएगा क्योंकि ये तो फिर लैंग्वेज से ही बाहर निकल गया, क्योंकि अब B की अमाउंट में ना तो A का नल होना ज़रूरी है और आप CP को जितना मर्जी कर सकते हो कर लो, तो लाइक ये भी नहीं काम कर सकता। तो एक्चुअली स्ट्रिंग है वो इसके ऊपर जो खाली एक ही स्ट्रिंग मेरा ख्याल चलेगी जिसके अंदर एज बीज और सीज बराबर हो। खाली ये एक केस है जिसके अंदर पंपेबल नहीं होगा, और मैंने बस वो वॉल वाला कॉन्सेप्ट रखना था इसलिए मैंने P डाल दिया। तो वॉल अभी भी है, ठीक है, कि अभी भी एज और सीज एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो वरना ये मसला हो जाता अगर वॉल ना होते। खैर, तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचना ज़रूर कि किस तरह से ये स्ट्रिंग निकाली और आप किस तरह से निकालते अगर आपको आता है, क्योंकि ये सवाल मेरा ख्याल है कोई 4 से ज़्यादा सेक्शंस की असाइनमेंट में आया हुआ। तो इसके अंदर भी वही 2 पॉसिबल केसेस मैंने डिफ़ाइन कर लिए हैं कि सीज नहीं है एज नहीं है वाला। तो पहले वाला मैं जिसके अंदर सीज नहीं है वो वाला सॉल्व कर लेता हूँ, डेल्टा ए डिफाइन कर लिया, डेल्टा बी डिफाइन कर लिया, एक बार पंप किया और हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया कि P+1 + डेल्टा ए ये ज़रूरी है ट्रू हो। इसके अंदर मैंने डेल्टा ए के लिए सॉल्व करने की कोशिश की और फिर से मैंने वही वाला काम किया कि या तो डेल्टा बी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, तो डेल्टा बी = 0 वाला केस पहले मैंने हैंडल कर लिया।
उसके अंदर मैंने देखा कि डेल्टा ए की एक इम्पॉसिबल वैल्यू आ रही थी, तो ये वाला केस डिस्कार्ड हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि डेल्टा बी मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो उसकी वजह से पी प्लस वन प्लस डेल्टा ए इक्वल्स दिस ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इनमें से मिनिमम कौन सा होगा अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो पी प्लस वन ही होएगा, क्योंकि मिनिमम डेल्टा बी की वैल्यू वन होएगी, तो उस केस में भी पी प्लस वन आ रहा है, वरना डेल्टा बी की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, तो फिर हम पी प्लस वन ही आएगा। तो हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता चलता है कि डेल्टा ए इक्वल ज़ीरो, दिस इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन अब हम ये चेक करते हैं कि पंपिंग बाय टू के अंदर हमें डेल्टा इक्वल्स ज़ीरो हमने सॉल्व कर लिया। अब जब हम तीसरे के अंदर करते हैं तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आते, या दूसरे चौथे में करते हैं तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आती। तो इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आएगी जब आप पंप बाय ज़ीरो करोगे। ये ट्रायल एंड एरर के साथ ही आपको पता चलेगा, लेकिन ट्रिक इसके अंदर यही है। तो इसके अंदर भी अब हम एग्जैक्टली वही करेंगे, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और हमें पता है कि डेल्टा ए इक्वल ज़ीरो, लेकिन अब यहाँ पे डेल्टा ए इक्वल्स वन प्लस डेल्टा बी आ गया। सही है, तो ये एक फ़र्क है, क्योंकि इसके अंदर जब आप मिन वाले को करोगे, हमें पता है डेल्टा बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मिन रिजॉल्व हो जाएगा पी प्लस वन और पी माइनस डेल्टा बी के ऑप्शंस में जब होएगा तो पी माइनस डेल्टा बी सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपको डेल्टा ए इक्वल्स वन प्लस डेल्टा बी मिल जाएगा। और हमने प्रीवियसली फाइंड किया था कि अगर ये स्ट्रिंग पंपेबल बाय टू है तो इसका डेल्टा ए का ज़ीरो होना लाजमी है, जबकि हमें बाद में पता चल रहा है कि अगर पंपेबल बाय ज़ीरो है तो डेल्टा ए का वन प्लस डेल्टा बी होना लाजमी है, जबकि वन प्लस डेल्टा बी ज़ीरो के बराबर नहीं आता, क्योंकि डेल्टा बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसकी बेसिस पे हमने कॉन्ट्रडिक्शन निकाल दी और हमें पता चल गया कि इस कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं यू वी एक्स वाई जी के, इसके अंदर नहीं आंसर हो सकता। इसी तरह हम इसके अंदर कर लेंगे और हो गया। इसके अंदर तो और ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर आप बस खैर ये लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर द रीडर। खैर, तो ये हमारा पंपिंग लेमा था, और ये एक समरी है हमने अभी तक जो सारी चीज़ें की हैं। और इसके अंदर एक और सवाल था, आप रेगुलर लैंग्वेजेस वाले सवाल भी कुछ जो थे ना इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे वो फिब वाला इसके अंदर पहले आया था, ठीक है, फिब वाला भी आ सकता है, स्क्वायर वाला भी आ सकता है। तो उसके अंदर भी आप बस डेल्टा ए डिफाइन करके सारा वही वाला प्रूफ लिख दो जो उसके अंदर लिखा था। तो ये हमारे हो गए। अभी तक हमने आज बस यही कुछ चीज़ें देखनी थी कि वॉल का कॉन्सेप्ट, पंपिंग विद ज़ीरो का कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट स्क्वायर, नेक्स्ट क्यूब, नेक्स्ट फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद इस वाली विंडो के अंदर डेल्टा ए और डेल्टा बी का कॉन्सेप्ट जो मैं यूज़ करता हूँ। ये वैसे कोई फॉर्मल टेक्निक नहीं है इनमें से कोई भी, मैं सारी चीज़ें खुद जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मैंने खाली वही बताई हैं, यूज़ एट योर ओन रिस्क टाइप शर्ट। और हमने एक नई टेक्निक जो देखी है वो सॉल्विंग फॉर डेल्टा ए देखी है, और इसको हमने मर्ज किया था इस वाले सवाल के अंदर पंपिंग विद ज़ीरो के साथ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के हमें एंड पे जाके मेन वाला सवाल हो गया था, ठीक है। और मैंने वो भी अभी आधा ही किया कि मेरा दिल नहीं करता पूरा करने का। खैर, तो काफ़ी लोग कह रहे थे ओ यार पंपिंग लेमा क्यों कर रहे हो, पंपिंग लेमा के अंदर तो बस ये होता है। तो इसकी वजह ये थी क्योंकि मैं इस सवाल के ऊपर फंसा हुआ था, तो मैंने जब खुद सॉल्व किया तो मैंने कहा ये शेयर करना चाहिए। ओके, और एसडीए की वीडियो कब आएगी? मैंने एसडीए की तैयारी अभी शुरू नहीं की। एसडीए की तैयारी मैं आज शुरू करूँगा और होपफुली कल टाइम से वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एसडीए का सिलेबस इतना ज़्यादा भी नहीं है।